गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग जो है सेमेस्टर थर्ड एमजेसी थर्ड यूनिट 2 से साइकोलॉजी में जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, टॉपिक का क्या नाम है आप लोग नोट कर लीजिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का मूल्यांकन। क्या है टॉपिक? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का मूल्यांकन। ठीक है। एवैल्यूएट द पियाजे थ्योरी रिगार्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके। मानव बुद्धि की प्रकृति क्या है? मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। क्या है? मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद क्या है? सिद्धांत है। पियाजे महोदय का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे महोदय मानते थे कि किसी व्यक्ति का विकास के क्रम में उसका बचपन जो होता है ना, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि नहीं? जैसे कि संज्ञान, विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की मानसिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हमारे मन में विचार पैदा होते हैं और किसी चीज़ के बारे में पूर्वानुमान भी लगा पाते हैं। लगा लेते हैं ना, किसी बात को देखते हैं तो पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि इंडिया जीतेगा कि हारेगा। आज मौसम भी गड़बड़ है, साथ नहीं दे रहा है ना, बॉलिंग सही से जा नहीं रहा है, स्लिप हो रहा है कि नहीं। तो मनोविज्ञान में संज्ञान की अवधारणा काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या है? संज्ञान की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यह सीखने को लेकर हमारी समझ को व्यापक व बहुआयामी बनाती है ना। संज्ञान का अध्ययन हमें अर्थपूर्ण ढंग से सीखने में की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। अगर हम इस बात को समझते हैं तो रट्टा मारने और अर्थ ग्रहण करते हुए समझने के बीच में फर्क कर पाते हैं। आप कोई भी चीज़ को रट्टा मार के सीखिए तो दिमाग में नहीं घुसा, भले याद हो जाएगा, लेकिन याद करके यदि समझ करके कोई भी चीज़ को दिमाग में घुसा लीजिएगा ना तो जिंदगी भर तक वो बात याद रहेगा। हाँ, सही बात है, याद आ गया तुमको जो पढ़ाए थे पिछले क्लास में। अगर हम इस बात को समझते हैं तो रट्टा मारने और अर्थ ग्रहण करते हुए समझने के बीच में एक फर्क कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब कोई सूचना हमारी दीर्घकालीन स्मृति में पहले से मौजूद होती है और उसकी हम नवीन सूचना या संवेदी इनपुट से जोड़ पाते हैं तो यह एक तरह का सार्थक संबंध निर्मित करता है और जो किसी सूचना को समझ के साथ ग्रहण करने में मदद करता है। क्या करता है? ग्रहण करने में। अब जैसे आम आदमी की भाषा में संज्ञान दुनिया के बारे में आपके ज्ञान को संदर्भित करता है, जबकि संज्ञानात्मक प्रक्रिया वे मानसिक प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है। इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास सूचना प्रसंस्करण, वैचारिक संसाधनों, अवधारणात्मक कौशल, भाषा सीखने आदि के संदर्भ में एक बच्चे के विकास को संदर्भित करता है। कोई दिक्कत? यह इकाई संज्ञानात्मक विकास के दो प्रमुख सिद्धांतों से संबंधित है, अर्थात पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और संज्ञानात्मक विकास का व्यगोत्स्की सिद्धांत है। ठीक है। जिन पियाजे का सिद्धांत के बारे में अब हम लोग जानेंगे स्पेशली कि बच्चों और वयस्कों के चिंतन में स्पष्ट भेद होते हैं। क्या होते हैं? बच्चों और वयस्कों में चिंतन में स्पष्ट भेद होते हैं। बच्चे का जो सोच और एक वयस्क का जो सोच होता है ना, दोनों में डिफरेंट होता है। वस्तुतः बाल चिंतन के स्वरूप विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बदलते हुए वयस्क चिंतन का स्वरूप प्राप्त करते हैं। वयस्क तो अपनी भाषा के द्वारा यह बता देते हैं
कि उन्होंने किसी समस्या का समाधान किस प्रकार किया, किंतु छोटे बच्चे जिनकी भाषा विकसित नहीं हुई है यह बता पाने में असमर्थ होते हैं। ये तो अंतर होता ही है ना। इस कारण उनके चिंतन का अध्ययन कुछ अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा किया जाता है। ठीक है। बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने, जिनका जन्म 1896 में हुआ था और मृत्यु 1980 ईस्वी में हुआ था। हम डेट ऑफ बर्थ और उनका जीवन मृत्यु इसलिए चर्चा कर लेते हैं कि आपको याद रहे, लिखने में उसका जरूर उसमें एंट्री कर लिया कीजिएगा एग्जाम के टाइम में। तो पियाजे महोदय के कार्य बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। क्या देखा? बड़ी सम्मान से, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रिफाइन किया हर बातों को और अच्छे तरीके से समझाया, है ना। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सबसे मुख्य बात यह है कि उनके कथनानुसार बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति, बालकों के परिपक्वता स्तर तथा उनके अनुभवों, इन दोनों की अंतःक्रिया निर्धारित होती है। स्पष्ट है कि संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या में पियाजे द्वारा व्यक्त की गई विचारधारा एक अंतःक्रियावादी विचारधारा का उदाहरण है। ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने से पहले उनकी जो अगर हम व्याख्या करना प्रारंभ करेंगे तो उनसे पहले इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्ययों की व्याख्या करना आवश्यक है। कुछ पॉइंट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है अनुकूलन। क्या है? तुम लिखना बंद करो, तुमको मना किया ना, ध्यान दो इधर। पियाजे का कथन है कि बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे महोदय ने क्या बोला कि बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य करने में जन्मजात प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन मुख्यतः दो प्रक्रियाओं से गुजर जाता है। क्या होता है? दो प्रक्रियाओं से गुजर जाता है। प्रथम आत्मसात्वकरण, जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविकता से सामंजस्य बिठाने के लिए पूर्व में सीखी गई योजनाओं का मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेती है। जैसे किसी वस्तु को उठाकर मुंह में रखकर लेना आत्मसात्वकरण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें बालक किसी वस्तु को एक खाने की क्रिया के साथ आत्मसात कर रहा है। ठीक है। इस प्रकार जब किसी नई सूचना से पुराने मनोबंधन में परिवर्तन हो जाता है तो उस परिवर्तन को समायोजन कहते हैं। ठीक है। जैसे बच्चा पहले यही जानता था कि बिल्ली एक सुंदर मुलायम खाल वाली खेलने की चीज़ है, मुलायम बाल वाली या खाल वाली मुलायम चीज़ जो म्याऊ बोलती है, और जब किसी संवेदी स्रोत से उसे यह सूचना मिलती है कि बिल्ली काटती भी है तो उसका पुराना मनोबंध या सोच जो होता है बदल जाता है कि नहीं। दूसरा पॉइंट है साम्य धारण। क्या है? साम्य धारण का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें बालक आत्मसात्वकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया के बीच एक संतुलन कायम करता है। यह एक प्रकार के आत्मनियंत्रक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रकार की आत्मनियंत्रक प्रक्रिया है। पियाजे का कथन है कि जब बालक के सामने कोई ऐसी समस्या होती है जिसका उसे अनुभव नहीं हुआ होता है तो उसमें एक प्रकार का संज्ञानात्मक संतुलन लाने के लिए वह आत्मसात्वकरण या समायोजन या दोनों की प्रक्रियाएं प्रारंभ कर लेता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है संरक्षण। क्या है? पियाजे के सिद्धांत में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है जिस पर मनोवैज्ञानिकों ने सबसे ज़्यादा शोध किए हैं। क्या किए हैं? सबसे ज़्यादा शोध किए हैं। उनके अनुसार संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहुंचाने एवं समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप में परिवर्तन उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। चौथा पॉइंट है संज्ञानात्मक संरचना। क्या है? किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को ही संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। क्या बोला जाता है? किसी बालक के
मानसिक संगठन या क्षमताओं को ही संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर ही एक 5 साल के बालक को 3 साल के बालक से भिन्न समझाता है। 5 साल का बालक जो कॉन्फिडेंस रहेगा, बात करने का तरीका रहेगा, 3 साल के बालक में नहीं ना पाया जाएगा। इसी प्रकार से 5वां पॉइंट है कि मानसिक संक्रिया जब बालक किसी समस्या के समाधान का प्रयास करता है तब वह मानसिक क्रिया करते समझा जाता है। 6वां पॉइंट है स्कीम्स। क्या है? स्कीम्स मानसिक प्रक्रिया का अभिव्यक्ति रूप है। इसमें व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है स्कीम्स कहा जाता है। अब है स्कीमा। क्या है? पियाजो महोदय ने बड़ा अच्छा इसका बताया है कि स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। 8वां पॉइंट है विकेंद्रण। क्या है? पियाजे के अनुसार विकेंद्रण से तात्पर्य किसी वस्तु या किसी के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से होता है। इनका कथन था कि 3 से 4 महीने के उम्र के बालक में विकेंद्रीकरण की क्षमता नहीं होती। वह किसी वस्तु या चीज़ के बारे में आत्मकेंद्रित ढंग से सोचता है, परंतु कुछ उम्र बिताने पर जब वह 24-25 महीने का हो जाता है उसमें वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है। जिन पियाजे महोदय ने बालकों के चिंतन संज्ञानात्मक विकास की अवस्था करने के लिए 4 अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्या कितने किया है? 4। ठीक है। संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठोस प्रक्रिया सक्रिया की अवस्था, औपचारिक सक्रिया की अवस्था। ठीक है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था। यह अवस्था जन्म से 1 या 2 वर्ष तक होती है। क्या होती है? जन्म से। इस अवस्था में बच्चा प्रधानतः शारीरिक क्रियाओं एवं संवेदी प्रभावों के बीच संबंधों का बोध प्राप्त करता है, जैसे शारीरिक रूप से चीज़ों को इधर उधर करना, वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करना, किसी चीज को पकड़कर मुंह में डालने का प्रयास करना आदि प्रमुख है। पियाजे महोदय ने इस अवस्था में शिशुओं को संज्ञानात्मक विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, 6 उप अवस्थाओं से गुजरता है। उस 6 अवस्थाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है कि प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। यह अवस्था जन्म से लेकर 30 दिनों के अंदर में होता है। क्या होता है? जन्म से लेकर इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं करता है, जिसमें चूसने की प्रतिवर्त सबसे ज़्यादा सबल होती है। बच्चा जब जन्म लेता है ना तो 30 दिन के अंदर में खाली चूसने में उंगली भी दो तो चूसना शुरू कर देता है। करता है कि ना बच्चा? देखे हो तो वो चूसने की प्रतिवर्त सबसे ज़्यादा प्रबल होती है जन्म से लेके 30 दिन के अंदर तक में। 1 महीना का बच्चे में ये चीज़ तुम एक बार देखना गौर करके, है कि नहीं। दूसरा पॉइंट है प्रमुख वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था। दूसरा क्या है? प्रमुख वित्तीय क्रियाओं की अवस्था। यह अवस्था 1 महीने में 4 महीने तक की अवधि की होती है। 1 महीने से लेके इस अवस्था में शिशुओं की प्रतिवर्त क्रियाएं उनकी अनुभूतियों द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित हो जाती है। वह दोहराई जाती है और एक दूसरे के साथ अधिक समन्वित हो जाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है गौण वृत्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था। क्या है? गौण वृत्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था। इस अवस्था में 4 से 8 महीने तक की अवधि होती है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को छूने और उलटने पलटने पर अधिक ध्यान देते हैं, न कि अपने शरीर की परिवर्तित क्रियाओं पर। ज़्यादा सामान को उलट पुलट इधर उधर करना। 4 से 8 महीने का बच्चा घर में कोई सामान नीचे नहीं रख सकता, तुमको हाइट बढ़ा के रखना पड़ता है ना। जो मन में आएगा उल्टा पुल्टा के इधर उधर कर देगा। देखियो कि नहीं देखियो। इसके अलावा वह जानबूझकर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जो देखने में रोचक व मनोरंजन होता है ना। बड़ा प्यारा लगता है उसका जो व्यवहार होता है, मन को मोह देता है कि नहीं। चौथा पॉइंट है
गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। क्या है? गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। यह अवस्था 8 से 12 महीने की अवधि की होती है। इस अवधि में बालक किसी लक्ष्य तथा उस तक पहुंचने के साधनों के मध्य विभेदन करना सीख लेता है। जैसे यदि किसी वस्तु को छिपा दिया जाए तो वह अन्य वस्तुओं को हटाते हुए उस वस्तु की खोज करता है। उसके बाद वह वयस्कों के कार्यों का अनुकरण भी प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में शिशु स्कीमा संप्रत्यय का उपयोग भी करने लगता है। लड़की लोग तो क्या करती है, बच्ची मम्मी का कॉपी लिपस्टिक पर पूरा मुंह कान में पोत लेती है ना। तो इस तरह से प्रक्रिया अनुकरण करना इसी स्टेज में स्टार्ट होता है। 5वां पॉइंट है तृतीय वृत्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था। तृतीय वृत्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था। यह अवस्था 12 महीने से 18 महीने की अवधि की होती है। कितना टाइमिंग होता है इसका? 12 से 18। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न एवं त्रुटि के द्वारा सीखने का प्रयास करता है। बालकों में उत्सुकता अभिप्रेरक तीव्र हो जाती है। 6ठा पॉइंट है सबसे लास्ट वाली कि मानसिक संयोग द्वारा नए साधकों की खोज की अवस्था। यह अंतिम अवस्था होती है जो 18 से 24 महीने तक की अवधि की होती है। ठीक है। यह अवस्था में बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करता है जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है। इसे वस्तु स्थायित्व का गुण कहा जाता है। ठीक है ना। दूसरा मेन पॉइंट जो प्राक सक्रियात्मक अवस्था, उसमें तो 6 पॉइंट में डिवाइड कर दिए थे पहला पॉइंट को। अब दूसरा पॉइंट है प्राक सक्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था 2 से 7 साल तक की रहती है। यह प्रारंभिक अवस्था की बाल्यावस्था की अवस्था है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था है। पियाजो ने इस अवस्था को भी 2 भागों में उपविभाजित किया है। पियाजो महोदय ने क्या किया, इस दूसरे पॉइंट को भी 2 पार्ट में विभाजित किया है। पहला है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, है ना। यह अवस्था 2 से 4 साल की होती है। इस अवस्था में बालक वस्तु, शब्द, प्रतिमा आदि के प्रति पहचान विकसित कर लेता है। ये संकेत तथा चिन्ह के आधार पर पहचान विकसित करते हैं। जैसे जब बालक माँ की आवाज़ सुनता है तो उसके मन में माँ के प्रतिमा बन जाती है। जैसे माँ के बारे में वो सोचेगा तो माँ की प्रतिमा बन जाएगा, पिता के बारे में सोचेगा तो पिता का प्रतिमा बन जाएगा, है ना। तथा माँ द्वारा कहे गए शब्द चिन्ह का काम करते हैं। दूसरा पॉइंट है अंतर्देशीय अवधि। क्या है? इस अवस्था में 4 से 7 साल तक की होती है। इस अवस्था में बालकों के चिंतन व तर्क की क्षमता विकसित हो जाती है। वह जोड़, गुना, घटाना, भाग आदि मानसिक क्रियाओं को कर लेता है किंतु इनके पीछे छिपे नियमों को नहीं समझ पाता है। ठीक है। अब है मेन पॉइंट में तीसरा पॉइंट। ठीक है। ठोस सक्रिया की अवस्था। क्या है? ठोस सक्रिय की अवस्था। यह अवस्था 7 से 12 साल की आयु की अवधि की मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, क्रियाओं में के एक लंबे क्रम को मानसिक स्तर पर देखने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे वे बिना चलते हुए इस बात का बोध कर लेते हैं कि स्कूल पहुंचने में किन किन रास्तों में कितनी कितनी दूर चलना है। इसी अवस्था में बच्चों को मात्रा, संख्या, वजन आदि का भी बोध हो जाता है। दूसरों की दृष्टिकोण से किसी विषय को सोचने की योग्यता भी इस अवस्था में प्रकट होने लगती है, अर्थात अपने चिंतन की आत्मकेंद्रित होने के लक्षण कम होने लगते हैं। चौथा पॉइंट है मेन पॉइंट में औपचारिक सक्रियता की अवस्था। क्या है? औपचारिक सक्रियता की अवस्था। इस अवस्था में लगभग 11 से 12 साल की प्रारंभिक होकर वयस्क अवस्था तक जाती है। 11-12 से लेकर के वयस्क होने तक। ठीक है ना। अब बूढ़ा तक मत सोच लेना, वयस्क तक। इस अवधि में किशोर की चिंतन की प्रक्रिया में अधिक लचीलापन आ जाता है। वे किसी भी विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण से सोचने और कई प्रकार के समाधान ढूंढने के योग को हो जाते हैं।
इस अवस्था में किशोरों में निगमनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास हो जाता है, अर्थात अब वे आधार वाक्यों की सत्यता जांचे बिना केवल तार्किक नियमों के अनुसार निष्कर्ष निकाल लेते हैं। बालकों में विकेंद्रण की क्षमता का विकास हो जाता है, अर्थात वे किसी भी विषय का चिंतन वस्तुनिष्ठ तथा वास्तविक ढंग से करना प्रारंभ कर देते हैं। औपचारिक सक्रियता की अवस्था किशोरों की शिक्षा के स्तर से सीधे प्रभावित होती है। क्या होती है? उसके शिक्षा से सीधे एकदम प्रभावित होती है। जिन बालकों के शिक्षा स्तर काफ़ी नीचा होता है उनके औपचारिक क्रियात्मक चिंतन की क्षमता काफ़ी कम होती है, परंतु जिस बालक का शिक्षा स्तर काफ़ी अच्छा होता है उसमें औपचारिक सक्रियात्मक चिंतन की क्षमता अधिक होती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ को सोच करके डिसीजन दे सकता है और एब्जॉर्ब भी करता है कि नहीं। पियाजे के सिद्धांत का मूल्यांकन, यद्यपि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या में पियाजे के सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि कतिपय विद्वानों ने निम्न बिंदुओं के आधार पर इसकी आलोचना की है। पहला पॉइंट है, आलोचकों का मत है कि बालकों के व्यवहार में प्रेक्षण के लिए पियाजे द्वारा अपनाई गई नीतियों या विधियों अधिक आत्मनिष्ठ है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, आलोचकों का यह भी कहना है कि संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्था को एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। तीसरा पॉइंट है, कुछ आलोचकों का मानना है कि पियाजे अपने सिद्धांत में इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि किसी संज्ञानात्मक संरचना के विकास में अनुभव या परिपक्वता की मात्रा में कितनी होनी चाहिए, अर्थात उस बालक के अनुभव या परिपक्वता का स्तर क्या होना चाहिए। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि मनोवैज्ञानिकों ने अनेक आधारों पर पियाजे के सिद्धांत की आलोचना की है, किंतु इन सब के बावजूद बच्चों के संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास की संतोषजनक व्याख्या करने में पियाजे के सिद्धांत के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। बहुत सारी आलोचना भी की गई, लेकिन इनके जो सिद्धांत है ये काफ़ी ऑथेंटिक है और हम लोग इसको मानते भी हैं और ऐसा देखा भी गया है, पाया भी गया है। इस तरह से इस टॉपिक को यही हम समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबा टॉपिक था। आप लोग अच्छे तरीके से लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और जो चैनल के माध्यम से आप लोगों को लिंक पहुंचेगा, कहीं भी दिक्कत होगी तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और साथ साथ कहीं भी अगर कहीं क्वेश्चन में दिक्कत हो तो उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा या क्लास में आइएगा तो आप बताइएगा, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, चलो धन्यवाद।